नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं भैया, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया। और हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी ढिलाई नहीं भैया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो बिना समय गवाए हुए, कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू की बात नहीं, सीधे पढ़ाई की बात भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है भैया कि इनमें से कौन सा द्विगु समास है। अगर आप वीडियो पूरा वॉच करेंगे भैया तो बिल्कुल हर क्वेश्चन का निचोड़ होगा और समझ में आएगा, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। फिलहाल पहले नंबर क्वेश्चन है हमसे, इनमें से कौन सा द्विगु समास है भैया। हमसे पूछा गया है समास के बारे में। समास क्या होते हैं, यानी शब्दों का विग्रह करना ही भैया समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला समास आपका भैया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरे की हम बात करते हैं, अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास। फिर चौथे नंबर पर आपका आता है भैया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर पांचवें नंबर पर आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। और छठे नंबर आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। हम आपको बताएं भैया, ध्यान से सुनना, हर अब समास को मैं समझा रहा हूँ। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौड़ होता है। पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौड़ होता है, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास की बात की जाए तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद गौड़, सॉरी, पहला पद गौड़ होता है और दूसरा पद भैया प्रधान होता है, ठीक है। और द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। ये भी आप ध्यान रखना भैया, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि त्रिभुवन, त्रिकोण, तो इसमें 3 भवनों का समूह आ रहा है, यानी संख्याएं आ रही हैं, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं और योजक चिन्ह होता है, जैसे माता और पिता, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, जैसे नीलांबर, नीलांबर, ठीक है। नीला है अंबर, यानी कि अंबर की विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास, जिसमें किसी तीसरे शब्द की बात की जाए, तीसरे की विशेषता बताई जाए, जैसे लंबोदर। क्या भैया? लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या होता है, जिसका लंबा है उदर, यानी गणेश भगवान, ठीक है। यानी कि आशा करता हूँ 6 समास हैं, इनको समझ में आ गया होगा। तो हमसे पूछा गया है द्विगु समास। द्विगु समास भैया कौन सा है? मैंने आपको बताया पहला पद संख्यावाची, तो देखिए अंधकुप, अष्टाध्यायी, धृतराष्ट्र या परमानंद। तो अष्टाध्यायी यानी अष्टाध्यायी, 8 समूहों का जो अध्याय है, वही भैया संख्याएं आ रही हैं इसमें, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से तद्भव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तद्भव शब्द हम आपको बताते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो हिंदी से उठ करके भैया संस्कृत से उठ करके जो हिंदी में चेंज हो करके प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र,
आम्र क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम हो गया, इसको उठा लिया भैया, आम हो गया। आम क्या है? तद्भव शब्द है, तो ये हिंदी में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, फिलहाल इसका हमसे संधि विच्छेद पूछा गया है। क्या तद प्लस भव होगा, क्या तत् प्लस भव होगा, या ये तत्भव होगा, या तद्भव ये होगा? तो आधा ता और भा मिलके धा में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया, बिल्कुल इनमें से कौन सा आसमान पर चढ़ना का सही अर्थ है भैया? अरे वो तो आसमान पर चढ़ गया, बताइए। क्या अहंकार बढ़ जाना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, ऊर्जा का अत्यधिक होना, या अत्यधिक प्रशंसा करना? तो वो आसमान पर चढ़ा हुआ है इस टाइम, यानी बहुत ज़्यादा उसमें अहंकार बढ़ गया है, यानी 3 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अंगूठा चूमना यानी का अर्थ है? क्या तिरस्कार करना, इनकार करना, खुशामद करना, या नादानी? तो अंगूठा चूमने का जो अर्थ होता है भैया, वो खुशामद करना होता है। आप बिल्कुल ध्यान से इन मुहावरों को रखेंगे अपने माइंड में, बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? कल्पना की प्रचुरता, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, या समाज का यथार्थ चित्रण? तो प्रगतिवादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। आपके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। अरे अपने माता पिता का सपना साकार करना, बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। लेकिन प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है, तो कल्पना की प्रचुरता जो है ये विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपुत्ति साधन है भैया, उक्ति से संबंधित है, स्टार लगाना। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। क्या मुक्ति बोध का है, क्या अज्ञेय का, रामविलास शर्मा, या इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको बताते हैं अज्ञेय का। ये मतलब अज्ञेय ने कहा था कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपुत्ति साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है हिंदवी किससे संबंधित है? क्या अमीर खुसरो, आचार्य शुक्ल, श्याम सुंदर दास, या भरत मुनि? तो हम आपको बता दें भरत मुनि किसके लिए जाने जाते हैं? तो रसों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हिंदवी जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई भैया? आपसे ये नहीं पूछा गया है कब मनाया जाता है, कब से शुरुआत हुई है, ये बताना है आपको। बिल्कुल 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन 2006 को विश्व हिंदी दिवस की स्टार्टिंग हुई थी भैया, बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी पद रचना प्रारंभ हो गई थी कौन सी शताब्दी से? 5वीं या 6ठी शताब्दी, 7वीं या 8वीं शताब्दी, 9वीं या 10वीं शताब्दी, तो 2वीं या 3वीं शताब्दी? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बहुत अच्छे से। अरे अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को, प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। फिलहाल जो हिंदी पद की रचना प्रारंभ हो गई थी वो 7वीं और 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश क्लासेस कोई फालतू बात नहीं करता, सिर्फ आपके समय को देखते हुए सिर्फ पढ़ाई की बात करता है भैया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है? क्या 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, या 10वीं अनुसूची? तो किस में शामिल किया गया है? तो ये आपकी 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? क्या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या इनमें से कोई नहीं? हम आपको बता दें स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, और ये कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं? ये का से लेकर मा तक हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, कितनी? 4 होती है, और ये सा, सा, सा और हा होते हैं। ठीक है, फिलहाल ए आर अलावा
अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन भैया ये वाले होते हैं, कितने? 4। ठीक है, अगला फिलहाल इसमें ला, मा, जा ये आपके ऊष्म व्यंजन नहीं है। ला जो है आपका वो अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन है। और ये जो हैं आपके स्पर्श व्यंजन है। कौन से? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, फिलहाल हा जो हो जाएगा वो आपका ऊष्म व्यंजन होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? क्या संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, स्पर्शकृत ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ? संयुक्त ध्वनियाँ 4 होती हैं। कौन सी? छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है साथियों, और युग्मक ध्वनियाँ होती हैं भैया ये, जैसे द्वित्व का मतलब होता है एक वर्ण 2 बार आ जाए। जैसे मैंने लिखा भैया दिल्ली, मैंने लिखा बिल्ली, तो ये क्या है? ला, ला डबल बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका द्वित्व हो गया। यानी द्वित्व हो गया, डबल बार आया तो ये द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? क्या विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो अनुस्वार जो होते हैं, जैसे का वर्ण है भैया, फिर चा वर्ण है, फिर टा वर्ण है, फिर ता वर्ण है, फिर पा वर्ण है। इनके जो 5वें वर्ण आते हैं, अड़ा, इसमें आता है वहाँ, फिर टा ठा डा ढा अड़ा, फिर ता में आता है ता था धा ना, और पा फा बा भा मा। तो ये जो हमारे 5वें वर्ण हैं, ये भैया अनुस्वार का काम करते हैं, इसीलिए पंचम वर्ण का ये काम करता है। 40 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? नाक से बोले जाने वालों को भैया नासिक्य कहते हैं। मूर्धन्य से कौन से बोले जाते हैं? टा वर्ग जो है आपका वो मूर्धा से बोला जाता है। ओष्ठ जो है पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ और तालव्य ए और हो जाएंगे, यानी कंठ और तालु का प्रयोग करके आपके ए और अ बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन, मात्रा। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे भैया हम वर्ण कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। अरे क्या भाइयों, वीडियो पसंद नहीं आ रही है क्या? बहनों वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल प्रकाश क्लासेस फ्री में कराएगा। कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू बात नहीं, सिर्फ आपकी पढ़ाई की बात करता है। कम समय में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। फिलहाल 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? क्या दंत, नासिक, मूर्धन्य या अनुस्वार? तो दांतों पर लगी गई जीभ तो भैया दंत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन ये, एक मिनट साथियों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आस्य किस बिंदु से है? का उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग या सदुपयोग? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना है आपको तो भैया उसका प्रयोग करना है, ना कि उपयोग, ना कि अनुप्रयोग और ना सदुपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? नहीं, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहीं से आप लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, क्या आरोग्य में, ईसाई में, ऊर्जस्वी में या आतुसुक में? कमेंट कीजिए,
बहुत अच्छे से कमेंट किया है। यानी ऊर्जस्वी में जो है अशुद्धि नहीं है और इन सब में अशुद्धि है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्या तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अन्य प्रत्यय? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, तद्धित प्रत्यय कहा जाता है भैया जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने अच्छे तरह से समास समझाए हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह ये होता है जैसे माता और पिता, माता और पिता। ठीक है साथियों, और बहुब्रीहि समास किसी दूसरे की भी बात करता है, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ मतलब जिसका नीला है कंठ, यानी भगवान शिव। द्विगु समास जिसमें संख्याओं की बात की जाए, संख्याओं की बात की जाए, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, तत्पुरुष समास जिसमें पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, जैसे रसोई घर, रसोई घर। ठीक है, रसोई का घर। ठीक है भैया, का की के आता है, इसमें कारक आते हैं। कारक फिलहाल आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से बनते हैं, क्या विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम या संबंधवात्मक सर्वनाम? हम आपको बता दें, विकारी सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग में या किसी और प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते उन्हें हम भैया बिल्कुल विकारी शब्द कहते हैं। जैसे परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे कुत्ता, कुत्ता को हम लिख सकते हैं कुत्ते भैया, बिल्कुल। और अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आ माने नहीं। ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं वर्ण भैया? बिल्कुल, यानी कि कौन सा? जैसे रोज, रोज का रोजे कर सकते हैं? नहीं। कल, कले कर सकते हैं? नहीं भैया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? अविकारी शब्द हो गए। फिलहाल जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल भैया कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, सीधे कर्म की बात की जा रही है यहाँ पर, तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? क्या अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? हम आपको बता दें, प्रेरणार्थक क्रिया होती है भैया जो दूसरे से काम कराया जाए। ठीक है, मैंने उसे उससे बुलवाया, बुलवाया भैया, उसके किसी के द्वारा बुलवाया, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें 2 कर्म पाए जाएं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो। ठीक है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। फिलहाल कर्म पर जो है मतलब जो व्यापार का फल जो है वो कर्म पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? संबंधवाची क्या देव होगा, दैवी होगा, दैवीय होगा या देवता होगा? तो संबंधवाची दैवीय होता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या वाच्य? तो उसे भैया काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वर्तमान काल। दूसरा आपका आता है भूतकाल, भूतकाल भैया बीत चुका, जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो आपकी भूतकाल में आ गई। भविष्यकाल, भविष्यकाल शाम को भी आपको क्लास मिलेगी तो वो आपका भविष्यकाल हो गया। ठीक है, शाम को भी मिलेगी, बिल्कुल। प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए भैया, हम हर क्लास आपको लेके आएंगे बिल्कुल फ्री में। और इतने सारे इस लोग वीडियो देख रहे हैं, किसी ने वीडियो लाइक नहीं की, क्या पसंद नहीं आई? अरे पसंद आ गई है तो लाइक भी कर दीजिए भैया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या विधेय। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल अन्वय कहते हैं भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? क्या उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष या ऊष्म? उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं, पार्श्विक भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, सघोष व्यंजन नहीं होते भैया, आप ध्यान रखना। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कमेंट कीजिए, क्या 2, 3, 5, 6? तो कितने होते हैं? वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं भैया, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। और तीसरा आपका होता है योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकें और टुकड़े करने पर भैया कोई अर्थ ना निकले, वो हमारे रूढ़ होते हैं। जैसे नाक, नाक को आप तोड़ेंगे तो का अलग हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। यौगिक शब्द यानी जिनकी संधि विच्छेद हो सके भैया, जैसे विद्यालय, विद्यालय का मतलब क्या हुआ? विद्या का घर, ठीक है। और योग ऋण बहुव्रीहि समास होते हैं, जैसे जैसे भैया नीलांबर, पीतांबर, पीतांबर यानी पीले हैं जिसके वस्त्र, वो कौन होता है? भगवान कृष्ण होता है, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? क्या समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? तो समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? 29 बिल्कुल समुच्चय बोधक का है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आप जिस शब्द का लिंग बताना है उस शब्द को बोल के देखिए भैया। अगर मेल मेल साउंड आए तो भैया पुल्लिंग, पुल्लिंग, और अगर फीमेल साउंड आए तो स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे कल, कल मैं बोलता हूँ कल, तो कल क्या है? कल आने वाला है, ना कि कल आने वाली है। कल ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग यही से उठाते हैं, जैसे मैंने कहा इस लकड़ी में दीमक लग गई, लग गई ना, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आ रहा है, ठीक है। और रात हो गई, वर्षा हो रही है। विधुर जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, लेकिन जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम विदुर कहते हैं, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जोड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल संयुक्त वाक्य कहते हैं, योजकों द्वारा जुड़े हैं तो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है भैया? क्या ब्रजभाषा, उपभाषा, लिपि या क्षेत्रीय रूप? तो भैया वह उपभाषा बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या आगत, ऊष्म, अंतस्थ या अयोग्यभाव? तो उन्हें भैया अयोग्यभाव कहते हैं। अंग और आहा ये आपके अयोग्यभाव हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्या 1, 2, 3 या 4? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। कितने, कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे से, वेरी गुड। हाँ, यानी एक होता है सघोष,
पहला, और दूसरा होता है अघोष। ठीक है, इनकी पहचान मैंने पीछे वीडियो में बता रखी है, आप प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट बिल्कुल पूरी वॉच कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? क्या 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो भाववाचक संज्ञा है जो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ये आपको कमेंट करना है कि कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन पूछे गए भैया, मैंने आपको बताया था अभी, का से लेकर माँ तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक ये 25 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालब या ओष्ठ? तो कंठ तालब से ए और ऐ बोले जाते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? यानी सभी के 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। एक 1 मिनट, प्लुत। ठीक है, तो ये कह रहा है अधिक समय किस में लगता है भैया? कमेंट कीजिए, क्या अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या प्लुत? हम आपको बता दें, यानी सबसे कम टाइम लगने वाले वर्णों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा, छोटी। ठीक है, और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे भैया हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें दीर्घ स्वर से दुगना टाइम लगे भैया, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, किसका? ओम का, जैसे ओम, तो ये क्या हो गया भैया? प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? यानी तालु से बोले जाने वाले को गा आपका किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और छा आप कमेंट कीजिए, ता, था, दा, ना यानी दंत से बोला जाता है ये। और पा, फा, भा, मा ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, फिलहाल झा जो हो जाएगा आपका, कहाँ से हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा? आपसे भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ भैया? इसको छुपा दिया जाए, बिल्कुल। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। क्या? वर्ण होगा। ध्यान रखना। लेकिन आपसे पूछा गया है भैया कि सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, तो वह होगा शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि मैंने अभी आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं। 41 का राइट आंसर। 5 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व, ठीक है, फिर आपका दीर्घ, फिर प्लुत, ये तो आपके मैंने बताया। ठीक है, और कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं वो भी आपको कमेंट करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में बताना है आपको, बिल्कुल 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद भैया कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, सवैया या रौला? तो सवैया जो आपका है वर्णिक छंद है, और सवैया में कितनी? 22 से 26 मात्राएं होती हैं। रोला में आपसे पूछी जाए तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं, यानी
पहले और तीसरे चरण में 11, 13, 13 में मात्राएं होती हैं। ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक या गढ़? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। तो उसे भैया यति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यति का मतलब होता है रुकना। ठीक है, छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? जो विषम है, छप्पे है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियां, रोला, दोहा या सोरठा? तो कुंडलियां आपकी ऐसी होती हैं, बिल्कुल कुंडलियां आपकी ऐसी होती हैं, यानी जिस शब्द से स्टार्ट होंगी और उसी शब्द से समाप्त होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत? तो 48 में क्या होगा है, हो जाएगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां भैया उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? क्या उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या भ्रांतिमान? अभेद पूछा गया है आपसे, तो अभेद भैया रूपक कहलाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? पहले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में दे रहे हैं हम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस कम से कम टाइम में कराएगा। कोई भी बकवास नहीं, कोई फालतू की बात नहीं भैया। जय हिंद साथियों।